ओंकोलॉजी का मतलब हमने कल देखा था भाई सब लोगों ने, क्या क्या होता है ओंकोलॉजी? इट इज ए स्टडी ऑफ द कैंसर। स्टडी होती है जी किसकी? कैंसर की स्टडी होती है। सर ईरा गुड मॉर्निंग, निर्मला गुड मॉर्निंग, पिंकी गुड मॉर्निंग भाई। सर कैंसर की स्टडी के साथ हमने देखा था इसको एक वर्ड से निकाला गया है जिसका नाम था बेटा क्या वर्ड? क्रैब। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। क्रैब का मतलब क्या होता है जी? केकड़ा। उस वर्ड से ये डिराइव्ड किया गया है। सर क्यों बोला जाता है इसको केकड़ा? क्योंकि सर क्रैब जो होता है एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा जीव जंतु है जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सेम ऐसे ही हमारा कैंसर होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सर कैंसर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैंसर को कितने पार्ट्स में बांटा था भाई? कैंसर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैंसर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और जो हमारे 2 पार्ट थे उनका सबको आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज benign cancer and second one is malignant cancer. First one is benign, second one is malignant. सर benign की जब भी हम बात करते हैं, benign की जब हम बात करेंगे तो benign वो कैंसर होता है जो एक ही साइट पर ग्रो करता रहेगा। एक ही साइट पर क्या करता रहेगा बेटा? ये, इसलिए इसका दूसरा नाम इनोसेंट कैंसर के नाम से जाना जाता है। इनोसेंट कैंसर या हार्मलेस कैंसर, मतलब दूसरे ऑर्गन्स को किसी को अफेक्ट नहीं डालेगा। किस नाम से जाना जाता है जी? हार्मलेस या इनोसेंट कैंसर के नाम से जाना जाता है। सर मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर वह कैंसर होता है जो कि एक साइड पे ग्रो तो करेगा बट क्या करेगा? साथ के साथ में मेटास्टेसिस करेगा। क्या करेगा? और मेटास्टेसिस करके कहीं पे भी जा सकता है। उसके बाद इसलिए हमने मैलिग्नेंट का सर एक नाम रखा जिसका बोला जाता है बेटा डेंजरस। क्या बोला जाता है इसको? किस नाम से? डेंजरस के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे हमने बात की थी सर मैलिग्नेंट कितने टाइप का होता है। मैलिग्नेंट आगे 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा सार्कोमा और एक क्या होता है? कार्सिनोमा। एक सार्कोमा होता है और एक क्या होता है? कार्सिनोमा। सर व्हाट इज सार्कोमा? सार्कोमा क्या बताया था? देखो सी के नीचे सी नहीं आएगा, मैंने ट्रिक बताई थी ना, सी के नीचे सी नहीं आएगा। सी से बनने वाला टिश्यू कौन सा होता है? कनेक्टिव। तो सार्कोमा एक किस टाइप का टिश्यू है? सार्कोमा एक कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। किसका कैंसर है? कनेक्टिव टिश्यू का। एंड कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी? आपको कल मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी कि सर ओंकोलॉजी स्टार्ट कराई थी। ओंकोलॉजी के अंदर स्टडी बताया था बिनाइन होता है जी, एक मैलिग्नेंट होता है, एक साइड पर ग्रो करते हैं, ये एक साइड पर ग्रो करके मेटास्टेसिस करते हैं, ये डेंजरस होता है, ये इनोसेंट होता है। 2 टाइप होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियल का, सार्कोमा कनेक्टिव का। उसके बाद बेटा मैंने सबसे मेन जो बताया था वो इनके आपको एग्जाम्पल्स बताए थे। सबसे मेन मैंने आपको इनके क्या बताए थे? एग्जाम्पल्स बताए थे। और एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था जहां पे भी वर्ड क्या लग जाए? बिनाइन लग जाए। क्या लग जाए? बिनाइन के कैंसर के पीछे सिर्फ क्या लगा मिलेगा? ओमा लगा मिलेगा। और जिस भी वर्ड के पीछे मैलिग्नेंट लग जाए, मतलब मैलिग्नेंट कैंसर की बात करें, तो वहां पे 2 वर्ड लगे मिलेंगे। या तो मिलेगा उसके पीछे क्या? सार्कोमा, या क्या मिलेगा? कार्सी। जब भी वो आपसे एपिथेलियल का कैंसर पूछे तो आंसर लगा देना कार्सिनोमा। जब भी आपसे कनेक्टिव का पूछे तो आंसर लगा देना सार्कोमा।
एग्जाम्पल्स की बात की थी हमने। सर फैट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फैट का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाएगा? फैट का बिनाइन ट्यूमर लिपोमा कहलाता है। फैट का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाएगा? बोन का मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कहलाएगा? ओस्टियोसार्कोमा, क्योंकि बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, तो क्या बनाए, क्या कहलाएगा? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कहलाएगा? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 2-3 चीजें और भी पढ़ाई थी। हार्ट के अंदर टोटल को हार्ट के अंदर कौन सी मसल पाई जाती है? कार्डियक मसल पाई, हार्ट के अंदर स्केलेटल मसल पाई जाती है, हार्ट के अंदर कार्डियक मसल पाई जाती है। टोटल मसल कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। टोटल मसल इज ऑफ टोटल मसल इज ऑफ 3 टाइप: स्मूथ मसल, skeleton muscle and cardiac muscle. स्मूथ मसल्स का अगर तुम्हें पेपर में बोले बिनाइन ट्यूमर बताओ, तो बिनाइन ट्यूमर, भाई मसल्स आगे तो सिंपल सी बात है, ये एक किसके अंडर आएंगे? सार्कोमा के अंडर आएंगे, कार्सिनोमा के अंडर नहीं आएंगे, क्योंकि कार्सिनोमा तो एपिथेलियल का था। बट सारी मसल्स क्या होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू की होती हैं, तो सबके पीछे क्या लगा मिलेगा? सार्कोमा मिलेगा। तो स्मूथ के अंदर सबसे पहला हमारा स्मूथ का क्या कहलाया था? लियोमायोमा। स्केलेटन का रैप्डोमायोमा, और कार्डियक का मिक्सोमा। इन्हीं का अगर पेपर में पूछ ले मैलिग्नेंट बताओ, तो कुछ नहीं करना सर, लियोमायोसार्कोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा, मिक्सोसार्कोमा, ये सब आपको पढ़ाए थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? यहाँ तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत हो? समझ में आगे? भाई बोलने की जब याद होएंगे नीलम बार, इसमें मैं कुछ नहीं करा सकता। याद तो तेरे को करने पड़ेंगे बेटा, याद में मैं कुछ नहीं करवा सकता। चलूं आगे। सर उसके बाद हमने रूट्स देखे थे कि कैसे मेटास्टेसिस हो सकता। सर रूट्स में हमने सबसे पहला जो रूट देखा था, सबसे मेन 3 ही बात याद करवाई थी। सबसे मोस्ट कॉमन रूट ब्लड से मेटास्टेसिस होता है। ब्लड से क्या होता है? मेटास्टेसिस होता है। मोस्ट फास्ट पूछे, क्या पूछे? फास्ट, सबसे तेज किससे फैलेगा? फास्ट में क्या आंसर मारना है? लिम्फ नोड, लिम्फ फ्लूइड, ये आंसर मारना है। लिम्फोजेनिक होता है। और फिर हमने देखी थी मोस्ट कॉमन साइट्स। मैंने आप लोगों को बताया था 3 मोस्ट कॉमन साइट होती हैं। कोई भी कैंसर होगा उनमें 3 तो मिलेंगी बनेगी: बोन, लंग्स और लीवर। बोन, लंग्स और ये तीनों मोस्ट कॉमन साइट थी। बट हमने तो कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े थे। एक्सेप्शन में क्या था? सबसे पहला क्या था कि सर जब भी ब्रेन का कैंसर होगा, ब्रेन का कैंसर, तो इन तीनों में कहीं नहीं जाएगा। इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। किसमें?
ब्रेस्ट का कैंसर होगा। तो ब्रेस्ट में सबसे मेन कौन सा कहाँ पे होगा? बोन में होगा। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? टेस्टिस का पढ़ा था एक, और कौन सी ग्लैंड थी वो? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट वाले के अंदर भी जब हमने पढ़ा था, उसमें किस में टेस्टिस वाले कहाँ पे होंगे? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में जाके होगा। ये हमने सारी मेटास्टेसिस साइट पढ़ी थी। मेटास्टेसिस साइट के बाद मुन्ना हमने 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े कि सर ग्रेडिंग क्या होती है, स्टेजेस क्या होती है, और टीएनएम क्या होती है। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? ग्रेडिंग की। कितनी थी? याद तो ऐसे करना बताया था, लिखवाई वैसे थी, याद ऐसे करनी है, ठीक है। कौन कौन सी ग्रेड किस चीज को बताता है? सेल की डिफरेंशिएशन को बताता है। किसको बताता है रे? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड। सबसे पहले में पहला पॉइंट क्या था बोलो? सर सिंपल डिफर है। क्या है? सिंपल। स्लाइटली क्या है? अलग सी है। नॉर्मल थोड़ी सी अलग सी है। किससे? एक नॉर्मल सेल से। क्या देखने को मिला था इसमें? माइल्ड डिस्प्लेशिया था, मतलब माइल्ड एबनॉर्मल सेल्स का मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया था। और थर्ड क्या था? वही से जो माइल्ड डिफरेंशिएशन है। कैसा डिफरेंशिएशन है? माइल्ड डिफरेंस कर सकते हैं नॉर्मल सेल के अंदर और उसके अंदर। सेकंड में सेल क्या हो गई? मोर एबनॉर्मल हो गई। क्या हो गई रे? मॉडरेट डिस्प्लेशिया हो गया। और मॉडरेट ही क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। थर्ड में क्या हुआ? सीवियर एबनॉर्मल हो गया। क्या हो गया? कैसा कैसा डिस्प्लेशिया हो गया? सीवियर डिस्प्लेशिया हो गया। और इसमें लास्ट में क्या हो जाएगा? एना पुअरली डिफरेंशिएशन और एनाप्लेशिया हो जाएगा। बताओ किसको कहाँ दिक्कत थी? 4 स्टेज में। ये 4 ग्रेडिंग्स थी हमारी। ग्रेडिंग्स हमारे किस चीज़ को इंडिकेट करती है? डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करती है। अगला पॉइंट होता है बेटा स्टेजिंग। अगला क्या पॉइंट है भाई? स्टेजिंग। सर स्टेज वो थर्ड पुअरली में था, उसके बाद लास्ट वाले में बिल्कुल अनडिफरेंशिएट हो जाएगा। एनाप्लेशिया लिखा जो था, थर्ड में एनाप्लेशिया हो जाएगा। स्टेजिंग। स्टेजिंग के अंदर क्या होगा? स्टेजिंग सेपरेट होने को बताएगा। किसका बताएगा? स्प्रेड होने को बताएगा। सबसे पहला एस, इतने ही थे। S0 मतलब स्प्रेड अभी नहीं होना स्टार्ट हुआ है। S1 में लोकल है। S2 में लोकल, लिमिटेड लोकल है विद कैप्सूल। क्या हो गया इसमें? अभी ब्रेक नहीं हुआ है। थर्ड में लोकल प्लस में ब्रेक कैप्सूल। और फोर्थ में क्या हो गया? वो रीजनल पार्ट्स में भी जाना, डिस्टेंट पार्ट में जाना स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग भाई। और उसके बाद जो हमने लास्ट जो हमने कल क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था बेटा कौन सी क्लासिफिकेशन? TNM क्लासिफिकेशन। कौन सी रे? सर TNM क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने 3 चीज़ें देखी थी। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था वो हमारा था बेटा क्या? ट्यूमर, N से नोड और M से मेटास्टेसिस। ये 3 पॉइंट देखे थे। T से ट्यूमर, N से नोड और M से मेटास्टेसिस हमने देखा था। सर ट्यूमर में सबसे पहला T0 ट्यूमर, TIS में ट्यूमर इन सिटू मतलब प्रोग्रेस स्टार्ट सी हो गई है। T1
लोकल पार्ट में है, T2 में लोकल प्लस में रीजनल पार्ट में हो गई है, T3 में डिस्टेंट पार्ट पर भी सप्लाई होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद N का क्या था, N0 N1 नोड नहीं है, लोकल रीजन पे है और दूसरे के नोड भी अफेक्ट हो गए हैं। तीसरा क्या पढ़ा था, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस M0 हो सकता है, M1 हो सकता है, मेटास्टेसिस इसमें नहीं है और इसमें होगा। कल हमने ये इतनी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को, ऑनलाइन वाले को या वैसे ऑफलाइन वालों को, और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, किसी भी बच्चे को यहाँ तो कोई डाउट हो तो बता दो मेरे को भाई। एक टाइप से कल की क्लास का आपका रिवीजन हुआ है। आगे अब बात करते हैं भाई, सर ये कैंसर होता है क्यों है, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। अब हमारे में एक्चुअल में इसको दो पार्ट्स में बांटा गया भाई पॉजिटिव फैक्टर्स को। एक होते हैं एंडोजीनस और एक होते हैं एक्सोजीनस। एंडोजीनस होता है मतलब हमारे अंदर से ही, जैसे कि कोई जेनेटिक्स है उसके, ठीक है, उसका जेंडर रोल प्ले कर रहा है, एज डिपेंड कर रही है, तो ये सारे ऐसे हैं जो एंडोजीनस है, जो अंदर से। एक्सोजीनस जो बाहर से, मान लो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, ठीक है, कोई सनलाइट के अंदर, बोलते हैं ना सनलाइट के अंदर रहने के कारण कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हीट के कारण है, केमिकल्स के कारण है, इरिटेशंस के कारण है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरस हैं, तो उन सब से हमें क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ कैंसर। जीन से नहीं है बेटा, जेनेटिक हिस्ट्री में क्या मान सकता है कि मदर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, तो चांसेस हो सकता है कि बच्चे को हो सकता है, पक्का नहीं है, उसके अंदर नहीं। बट बाकी जो तेरे फैक्टर हैं, स्मोकिंग, टोबैको, ये फैक्टर्स हैं तेरे, ये 100% कोज कर सकते हैं। वो पढ़ा था ना हमने, जो कई बार वो ऐड भी आती थी मूवी स्टार्ट होने से पहले, मेरा वो जिसके माउथ कैंसर था वो लड़का, मेरा नाम लाके मैं 22 साल का हूँ, मैं पहले बहुत ही बीड़ी सिगरेट पीता था, मेरे को ये हो गया है। वैसे आती थी एक न्यूज़ आती, तुमने देखा हो कभी, वो एक अवेयरनेस के लिए आती थी कि भाई बीड़ी तम्बाकू गुटखा मत खाओ, आती थी ना, याद है वो लड़का था, उसका यहाँ पे पूरा फुला, मेरा नाम लाकेश है, मैं 22 साल का हूँ, मेरे को अभी से पहले कैंसर, ठीक है मैंने, ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई अवेयरनेस के लिए करवाई जाती हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दो बेटा, पॉजिटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर डिवाइड कर दो पॉजिटिव फैक्टर को कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक तरफ एंडोजीनस और सेकंड वन इज एक्सोजीनस। एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस, ये कोजिज है बेटा आपके। एंडोजीनस में पॉइंट बना के लिख देना बस खाली, लाइक एज, लाइक जेंडर, लाइक हेरिडिटरी। ये एंडोजीनस हैं। हाँ हाँ लिख दो बेटा लिख दो, ये तो समझाने का कुछ था नहीं इसमें ऐसा। एज, जेंडर,
हेरेडिटरी, बात करते हैं हम किसकी, एक्सो की। सर एक्सो के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा हीट, एग्जाम्पल लिख देना सनलाइट, केमिकल्स, इरिटेंट्स, ये हमारे एक्सोजीनस में आते हैं। रेडिएशन, क्या वो ना उनके तो एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। एक्सोजीनस कार्सिनोजेंस जो खाते हैं उसके कारण होता है बेटा, वो सारे फूड में, बैक्टीरिया में, केमिकल्स में ही आ गए हैं वो सारे। अगला पॉइंट इसी के अंदर स्टार मार्क लगा के, बैक्टीरिया। सर पेपर में पूछ सकता है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो आपको कैंसर करा सकता है, बताओ। सर बैक्टीरिया के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एच पाइलोराई बैक्टीरिया, जो कि पेप्टिक अल्सर कोज करवाता है, पेप्टिक कैंसर, स्टमक का कैंसर कोज करवा सकता है। तो कौन सा बैक्टीरिया बेटा, इसका नाम होता है, बोलते इसको है एच पाइलोराई बैक्टीरिया। पूरा नाम पूछ ले तुमसे, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। क्या कोज करेगा जी, स्टमक कैंसर कोज करेगा। चलो भाई, जितने भी ऑनलाइन बच्चे यूट्यूब पे जो क्लास ले रहे हैं या वैसे जो क्लास में बैठे हैं, मोनिका एच पाइलोराई बैक्टीरिया के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या करते हैं, बता बेटा मेरे को फटाफट। नमस्ते भाई विकास, बताओ भाई। अच्छा, एच पाइलोराई बैक्टीरिया के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा करते हैं भाई? ऑनलाइन जितने बच्चे क्लास ले रहे बताओ। कुसुम, जितेंद्र, अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो नो सर लिख दो, सर नहीं पता। बताओ भाई। विकास, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो एच स्टमक कैंसर करता है, उसका नाम है एच पाइलोराई। पेपर में आपसे पूछेगा। मोनिका कहां से चेक, कहां से गूगल किया? एच पाइलोराई बैक्टीरिया के लिए लिख लो भाई कंफर्मेटरी टेस्ट, पेपर में आया रे। एच पाइलोराई के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट जो है उसको बोलते हैं बेटा यूरिया ब्रेथ टेस्ट, पेपर में आया भाई, लिख लो। जीआई सिस्टम में पढ़ना चाहिए तुम लोगों को ये पॉइंट। एक टैबलेट दी जाती है, ठीक है, और उसके द्वारा फिर उसके ब्रेथ से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसे हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट बोलते हैं। मैम ने करवाया था जीआई में, वेरी गुड। तो मैंने यही बोला आपको जीआई में पढ़ना चाहिए है ये टॉपिक। तो बैक्टीरिया के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो कौन सा बैक्टीरिया होगा बेटा? एच पाइलोराई। क्या कोज करेगा? स्टमक। कौन सा टेस्ट करते हैं? अगला हेडिंग डालना बेटा वायरस।
वायरस। वायरस भाई बहुत सारे हैं, वायरस बहुत सारे हैं। 3 वायरस। पहले तो तुम तीनों, इन तीनों का नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एक वायरस होता है बेटा HPV वायरस, एक होता है, और एक होता है, ये तीनों वायरस कोई ना कोई कैंसर कोज करते हैं, तीनों ही वायरस। मनीषा आपको फुल फॉर्म पता है तीनों की? किसकी पता है तेरे को? फर्स्ट की पता है, क्या है HPV? बोल, तेज बोल। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है HPV? क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेपर में फुल फॉर्म भी आ जाती है वहां पे। EBV, अरे लिखो मत पहले, अभी पहले समझ लो। EBV की फुल फॉर्म एप्स्टेन बार वायरस। अभी मत लिखो कोई सा भी, पेन बंद कर दो। एप्स्टेन बार, बोल लो इसको साथ के साथ में। अब मेरे साथ वो तुम बोलते नहीं, फिर तुम्हें याद नहीं होती अक्सर। और CMV, ये 3 होते हैं। HPV ह्यूमन पैपिलोमा, EBV CMV। तीनों का पेपर में क्वेश्चन आया कि तीनों क्या क्या कोज करते हैं, तीनों के क्वेश्चन आए हैं। HPV वायरस कोज करता है जेनाइटल वार्ट। एप्स्टेन बार वायरस सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर, जो कि लिम्फ नोड का कैंसर होता है, जिसको बोलते हैं होजकिन लिम्फोमा, ये कोज करता है। और साइटोमेगालो वायरस, आज कल ही परसों तुमने कैंसर पढ़ा था, कापोसी सार्कोमा HIV के अंदर। ऐसे शक्ल देख रहे हैं जैसे पढ़ाई ना हो। नहीं पढ़ाया था क्या कापोसी सार्कोमा HIV के अंदर? पता ही नहीं, पढ़ा नहीं, पढ़ते ही तो हो ही, पता टट्टू लगेगा। करवा चुका हूं ये तो मैं तुम्हें। कापोसी सार्कोमा मोस्ट कॉमन सीन इन HIV, ऐसे लिखवाया था। 3 पॉइंट लिखवाए थे तुम्हें, पहले उसके टेस्ट लिखवाए थे, फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लिखवाया था, और फिर कैंसर लिखवाए थे। तीनों पॉइंट खोल के देखो अपने HIV के नोट्स में, ये 3 होते हैं भाई, लिख लो वायरस हेडिंग डाल के।
वायरस को अलग हेडिंग डाल लेना, उसका पॉजिटिव क्या करता है वो अलग डाल लेना, ठीक है। कभी दोनों की खिचड़ी बना दो, हेडिंग डाल के लिख लेना ऐसे जैसे मैंने लिखे हैं कि कौन सी चीज़ क्या कोज करती है, कौन सा कैंसर कोज करती है। हाँ यही होता है बेटा, वो दोनों होजकिन लिम्फोमा 2 टाइप का होता है, ठीक है, ये होजकिन और नॉन होजकिन लिम्फोमा। एचपीवी की वैक्सीन तो भाई हमने जो चीज़ पढ़ी वो हमारे क्या थे बेटा, पॉजिटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर कितने पढ़ाए आप लोगों को? 2। एक तो एंडो था और एक कौन सा है, एक्सो है। ये लिखते ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में ऐसे छप जाने चाहिए। एंडो में कितने लिखवाए? 3, एज, जेंडर और हेरिडिटरी। एक्सो में सर रेडिएशन, हीट, केमिकल, इरिटेंट्स, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या याद रखना है तुम्हें? एच पाइलोराई बैक्टीरिया क्या कोज करता है जी? स्टमक। उसके बाद क्या पढ़ाई आपको? वायरस। कितने थे? 3। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, EBV एब्स्टेन बार वायरस, CMV साइटोमेगालो वायरस। HPV कोज करेगा जी जेनाइटल वाल्ट, EBV कोज करेगा होजकिंस और CMV कोज करेगा कापोसी सार्कोमा। आ गया समझ में? पक्का? ये थे हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कैंसर होना स्टार्ट हो गया है? कोई ना कोई पहले, जैसे राइगर फीवर था या सीजर आने से पहले हमने एक वार्निंग साइन देखा था ना, कौन सी स्टेज थी? ओरा स्टेज थी। कौन सी स्टेज थी? पढ़ाई थी, मैकी स्मेल आना। तुम याद नहीं करते भाई, गलत बात है। फिर तुम गुस्सा दिलाओगे मेरे को, एक भी कौन सा, ये तो पढ़ चुके हो तुम्हें, फिर क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते भाई? अभी तो लिखवा के हटाऊं, इसका मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे फार्मा। जाके रिवाइज करते हो तुम? मंजू पढ़ती है, कहां तक पहुंच गई है? डेली के रिवाइज किया, पाछला भी रिवाइज करो, भूल जाओगे। अपना आज जाकर ना फार्मा की कापी ठा लियो, सारे के सारे जितनी कराई है सारी याद कर लो, वरना मेरा छोट हुआ मेरा। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। जितेंद्र सिंह, नो सर। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत आ गई जितेंद्र तेरे को? यहां तक समझ में आ गया जितेंद्र आपको? आगे चलूं? जितेंद्र यहां तक कोई दिक्कत है आपको बच्चे? एंड कुसुम? भाई वार्निंग साइन ऑफ कैंसर को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, उस ट्रिक को याद कर लो, वार्निंग साइन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। पेपर में आए हैं, पेपर में आएगा, बताओ कौन सा वार्निंग साइन नहीं है? 7 अक्षर है बस। ट्रिक है बेटा इसकी, CAUTION, क्वेश्चन, ये इसकी ट्रिक है। साथ के साथ मतलब लिखना, सी से चेंज इन एनी बाउल और ब्लैडर मूवमेंट। जैसे ही जो बंदा कैंसर वाला होगा
उस पेशेंट को मोशन पास करने में, स्टूल पास करने में, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। चेंज इन एनी बाउल और ब्लैडर मूवमेंट्स। किसमें चेंज आना स्टार्ट क्या हो जाएगा? उसके बाउल और ब्लैडर मूवमेंट्स में आना क्या हो जाएगा? चेंज आना। पेशेंट बोलेगा जी मेरे को कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी बोलेगा जी डायरिया हो रहा है, कभी बोलेगा यूरिन ज़्यादा आ रहा है, कभी बोलेगा यूरिन पेनफुल। को मान लो कोई कैंसर सेल अड़ गई आगे यूरिन के, ब्लैडर के आगे, वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा, ऐसा लगा मेरे को आईवी। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें से बताता है पेशेंट। क्योंकि मैंने सबसे मेन एक कैंसर पढ़ाया था तुम्हें, ब्लैडर कैंसर पढ़ाया था ना। तो ब्लैडर कैंसर का सबसे मेन साइन क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन एनी बाउल और ब्लैडर मूवमेंट्स। ए क्या होता है प्रिया? ए कैंसर का घाव कभी भी ठीक नहीं होता। एनी सोर दैट डज नॉट हील, ऐसा घाव जो कभी भी हील नहीं होगा, इसको बोलते हैं एनी सोर दैट डज नॉट हील। पहले 2 पॉइंट याद करो, सी और ए। सबसे पहला, और दूसरा एनी सोर दैट। अब सिंपल सी बात है बेटा, एक घाव है वो ठीक नहीं हो रहा तो वहां से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग या पस निकलते रहेंगे। तो यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग होती चली जाएगी और क्या आने स्टार्ट हो जाएंगे? सिक्रीशंस आना स्टार्ट कंटिन्यूअस वहां से होते रहेंगे। 3 में किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले सी से, ए से, यू से, टी आ जाते हैं। टी का मतलब होता है थिक होना। टी का मतलब, अब कोई भी गांठ बनेगी तो वो मोटी तो होती चली जाएगी। थिकनिंग ऑफ लंप इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर गांठ बनती चली जाती है ना, तो इसको टी को बोलते हैं थिकनिंग, मतलब मोटा होते चले जाना ऑफ एनी लंप। लंप का मतलब होता है बेटा गुच्छा, गांठ इन ब्रेस्ट। कहीं पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं ब्रेस्ट में, कहीं पे भी गांठ बन सकती है। नेक्स्ट CAUT, किसी को दिक्कत? आई, भाई पेशेंट को इनडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। GI की प्रॉब्लम्स भी उस पेशेंट को मैं कहेगा जी मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं जो भी खा रहा हूँ मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। O N, O का मतलब होता है भाई ओवियस चेंज इन वार्ट और मोल। वार्ट जो अभी देखा था मैं, जेनाइटल वार्ट, उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। गांठें बनना, जो मोल मस्से टाइप में ऐसे ऐसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवियस चेंज इन, ओवियस वी होगा, ओवियस चेंज इन मोल, मोल मतलब मस्सा, और वार्ट्स, इनमें आना स्टार्ट हो जाएगा। और एन से पेशेंट को नैगिंग कफ, खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी, विगरस कफ आना स्टार्ट हो जाती है, नैगिंग कफ। इसको याद कर लेना, इनको ऐसे ही पेपर में आया था तुम्हारे PR यादव की बुक में 3-4 क्वेश्चन है इसके, सिर्फ यूं ही करके कि बताओ कैंसर के अंदर कौन सा वार्निंग साइन कैंसर का नहीं है। तुम्हें ट्रिक कैसे याद होगी? क्वेश्चन याद होगा। सी से चेंज इन एनी बाउल और ब्लैडर। ए एनी सोर दैट डज नॉट, हिंदी में याद कर लो, ऐसा घाव जो ठीक नहीं होगा। यू अनयूजुअल ब्लीडिंग्स, अब सिंपल सी बात है, जो घावे ना होगा तो पस लगड़ती रहेगी, तो ब्लीडिंग होती रहेगी, तीनों चीज याद होगी। CAUT गांठ बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, बस इतना याद रख लो, थिकनिंग ऑफ लंप। आई भूख नहीं लगेगी। ओ वार्ट्स बनने में चेंज आ जाएंगे।
और एन से उसको नैगिंग कफ खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी। ट्रिक याद क्या है ये? वार्निंग साइन ऑफ, लिख दो फटाफट। विकास एक बार एक गिलास पानी लेकर आइए भाई। पढ़ा दिए तो लिख ले, पढ़ा तो दिए लिख ही। कर्डोस्कोप क्या होता है? कर्डोस्कोप और प्रोक्टोस्कोप क्या होता है? और रेक्टोस्कोप क्या होता है? और सिस्टोस्कोप क्या होता है? इतने तो सारे स्कोप ही होती हैं, है एग्जामिनेशन। और फंडोस्कोप क्या होता है? फंडस कौन सा फंडस? फंडस तो अब मेरे को यूं बता दो, फंडोस्कोप होता क्या है? किसका विजुअलाइजेशन? फंडोस्कोप किसका विजुअलाइजेशन होता है? इतनी सारी स्कोपी होती हैं। फंडोस्कोप पेपर में आया था। वेरी गुड। और तू कहाँ का फंडस की बात कर रही है? इस वाले फंडस का बात कर रही थी, है ना? है ना? हकीकत थी ना ये बात। फंडोस्कोप रेटिना को चेक करने के लिए करते हैं। पेपर में क्वेश्चन पता है कैसे आया था? पेपर में क्वेश्चन आया था, एकमात्र ऐसा स्कोप जो बॉडी के अंदर नहीं डाला जाता, फंडोस्कोप। फंडोस्कोप आंख के आगे लगा के जब देखा जाए करे, एकमात्र ऐसी स्कोपी है जो बॉडी के अंदर, स्कोप का मतलब होता है अंदर डाल के विजुअलाइजेशन करना, बट एकमात्र ऐसी स्कोपी है जो अंदर नहीं डाली जाती, बाहर बाहर से की जाती है। पेपर में आया था ये क्वेश्चन, फंडोस्कोप आंसर था उसका। जिस बालक ने ना बेरा था फंडस का मतलब, फंडस सारे नहीं सोचा यूट्रस वाला फंडस की बात कर रही है, गलत हुआ। फंडस रेटिना का दूसरा नाम है कम्मो, रेटिना का दूसरा नाम फंडस, इसलिए उसको विजुअलाइजेशन करना फंडोस्कोपी। ठीक है, गलती मत कराना। अभी तुम्हें सारी स्कोपी करवाऊंगा क्योंकि अगला जो टेस्ट है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कैंसर। कैसे क्या क्या एग्जामिनेशन करोगे, पहले सारे समझना फिर लिखना, साथ साथ मत लिखना। यहां तक हो गया भाई सबका? तो ये जब भी कोई भी साइन, ये ट्रिक याद कर लेना बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक याद रखना, क्वेश्चन, ये ट्रिक याद है तो तुम्हें सारे वार्निंग साइन याद है कैंसर के। सी से बोलो फटाफट, ए से बोल लो, सबकी आवाज सुननी चाहिए। यू से, टी से, आई से, ओ से और एन से। मंजू दोबारा बोल, एक भी नहीं बोल रहा, चल चालू हो जा। सोर थ्रोट कड़ा है, थ्रोट क्यों को है फिर? सोर थ्रोट तो गले में खराश हुआ है।
मतलब वर्ड दिखते कुछ हो बोल रहे हैं, चला क्या हम्प कड़े है लंप है बेटे यो अंप के हुआ है हम तो कुबड़ होया करे कुबड़ का पढ़ना कुबड़ है तेरे लंप पा जाएगा और नैगिंग कफ ठीक है चल जा भाई चल जा रहेगी लाइट आई है हूँ अल्लाह ही मैं कम्मा आई तो यहाँ तक हो गया लिख लिए सारे पॉइंट्स अगला जो पॉइंट आएगा वो आता है बेटा हमारा हेडिंग डाल दो डायग्नोस्टिक टेस्ट हेडिंग डाल दो डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई भी कैंसर का टेस्ट पूछा जाए पहले लिखना मत समझेंगे सारे कोई भी टेस्ट पूछे कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ किसी भी कैंसर का तो सब में आंसर एक ही मारते बेटा सबका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है सबका कंफर्मेटरी टेस्ट बायोप्सी होता है बायोप्सी बहुत सारी तरीके की होती है बट मोस्ट कॉमन जो हम बायोप्सी करते हैं वो हम करते हैं इंसीजनल बायोप्सी मतलब चीरा लगा के कट करके वहाँ से क्या कर लेना एक टिश्यू को निकाल लेना उसको बोलते हैं इंसीजनल बायोप्सी एक होती है नीडल बायोप्सी हम नीडल इंसर्ट करें जैसे लीवर बायोप्सी नीडल इंसर्ट करेंगे और वहाँ से उस पार्ट को तोड़ के खाली नीडल के द्वारा नहीं इंसीजन होता है कट करके किसी टिश्यू को निकालना इंसीजन मतलब कट लगा के नीडल में खाली नीडल डाल के और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है एक्सीजनल वाला इसमें कंप्लीट रिमूवल कर लेते हैं उस पार्ट को अब 3 पार्ट होते हैं हमारे किसके बायोप्सी के अंदर सबसे पहला कौन सा पता है मोस्ट कॉमन तो इंसीजनल एक कौन सा नीडल वाला और एक बेटा हमारा होता है एक्सीजनल इन सीजन में तो मान लो ये लीवर था इस वाले पार्ट को यहाँ से काटेंगे और यहाँ पे से उस टिश्यू को निकाल के ले आएंगे बाहर नीडल में लीवर बायोप्सी करते हैं 9th इंटरकोस्टल स्पेस से डालेंगे नीडल और वहाँ से उस पार्ट को कट करके निकाल लेंगे कोई टिश्यू को एक्सीजनल उस पूरे पार्ट को निकाल लेते हैं और फिर उसमें से बायोप्सी के लिए सैंपल भेजते हैं वो कहलाता है एक्सीजनल तो 3 टाइप होती हैं हमारे सर बायोप्सी के लिए एक सबसे मेन जो टेस्ट होता है बोन मैरो बायोप्सी की जाती है क्या की जाती है जिसको बोलते हैं BMB बोन मैरो बायोप्सी और बोन मैरो बायोप्सी के अंदर एक बोन मैरो एस्पिरेशन टर्म आती है जहां से क्या करते हैं हम बोन मैरो से फ्लूइड कलेक्ट कर लेते हैं और वहां से पता कर लेते हैं कि बंदे का क्या क्या चीज़ है क्या क्या कैंसर हो रहा है कौन सी चीज़ नहीं क्योंकि बोन मैरो ये एक ऐसी चीज़ है जो RBC WBC प्लेटलेट्स का निर्माण करती है एबनॉर्मल सेल्स यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं तो बोन मैरो बायोप्सी में 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोन मैरो बायोप्सी कहाँ से करनी चाहिए बोन मैरो बायोप्सी हमेशा याद रखना बेटा कहाँ से करते हैं फ्लैट बोन से करते हैं किससे फ्लैट बोन कौन कौन सी है स्कैपुला है रिब्स है स्टर्नम है हमारी हिप बोन है टिबुला का पार्ट है कुछ पार्ट नीचे वाला टिबुला फिबुला का सॉरी तो क्वेश्चन यहां से 2 और बनेंगे अडल्ट के अंदर कहां से करेंगे जी और बच्चों के अंदर कहां से करेंगे जी अडल्ट के अंदर हमेशा याद रखना अडल्ट के अंदर या तो स्टर्नम मोस्ट कॉमन यूज कर लेते हैं या फिर आपने सब ने पेल्विक बोन पढ़ी होगी पेल्विक बोन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पोस्टीरियर इंफीरियर ये हमें 4 ये चीज़ें 4 स्पाइन पढ़ाई जाती थी जब तुम्हें कभी भी OBG के अंदर मैडम ने पेल्विक बोन पढ़ाई होगी 4 स्पाइन जरूर बताई होंगी
तो उन स्पाइन के अंदर जो सबसे पीछे वाली होती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। मोस्ट कॉमन इन स्पाइन, इन चारों स्पाइन में से पोस्टीरियर वाले को मेन प्रेफर करते हैं, कहीं कहीं पे आंसर एंटीरियर मिलता है और पोस्टीरियर को मेन प्रेफर करते हैं। तो अडल्ट की मोस्ट कॉमन साइट होती है पोस्टीरियर वाली, याद रखोगे। पोस्टीरियर से नहीं ले रहे तो कहाँ से? और बच्चों के अंदर बेटा लेते हैं पोस्टीरियर टीबियल कोंडाइलिया, जो टीबिया होता है ना जहाँ पे टकना बनता है उसके आसपास से बोन मैरो में से निकाली जाती है, ये होती है बच्चों की। इतना पॉइंट याद रखना है। और बाकी क्या कर सकते हैं सर? सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई करवा के चेक करवा सकते हैं, उसमें गांठ तो दिखेगी कहीं ना कहीं, लंप तो दिखेगा उसके अंदर। और क्या करा सकते हैं? साइटोलॉजिकल स्टडी करा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बीएमबी के बाद, साइटोलॉजिकल स्टडी। सर साइटोलॉजिकल स्टडी से हमेशा एक क्वेश्चन आता है जिसे हम बोलते हैं पेप स्मीयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट करवाते हैं? पेप स्मीयर। हर दूसरा तीसरे पेपर में क्वेश्चन आता है, हर दूसरे तीसरे में। सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं। कौन से कैंसर के लिए? तूने कम्युनिटी तो पढ़ी है ना? कम्युनिटी पढ़ी है। अभी क्वेश्चन पूछता हूं सर, पेपर में पूछा जाता है पेप स्मीयर टेस्ट एक प्राइमरी इंटरवेंशन कितनी होती हैं? 4 होती हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये कौन सी इंटरवेंशन के अंदर आता है? प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर? प्रीति, प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी, सेकेंडरी, पता ही नहीं। मनीषा नहीं पता। सेकेंडरी। इसको पढ़ने से पहले फिर तो इसका मतलब आप लोगों को पढ़ने चाहिए लेवल ऑफ टॉपिक। यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो बस एक रिव्यू करवा रहा हूँ। कहते कोई सर कहना सर यो भी लिखवा दो, ये तुम्हारे ऑलरेडी लिख चुके हो तुम। रामलाल सर ने लिखवा रखी है तुम्हें वीडियोस के अंदर ही। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सबसे पहला आता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। चार होती हैं। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन तो एक नॉर्मली जो हम ज्ञान लेते रहते हैं नॉर्मल का, वो हमारा सारा किस में आता है? प्रीमोर्डियल। जैसे कि तुम एक रास्ते से जा रहे थे, तुम क्या मारते जा रहे थे? किसी भी चीज को ठोकर मारते जा रहे थे, पत्थर पड़ा था। बच्चों की आदत होती है ना पत्थर को ठोकर मारते हुए। एक बेचारा बूढ़ा, ये मैंने एग्जाम्पल से याद किया वैसे, एक बूढ़ा बैठा था, बूढ़ा बोला बेटा इस पत्थर को क्यों पैर मार रहा है? इससे नुकसान है। किस किस को? तेरे को भी और तेरे जूते को भी। तेरे को तू मारेगा तेरा पैर टूट जाएगा और जूता तेरा फटने के चांसेस है। तो ये कौन सी एजुकेशन थी? प्री मॉडल थी। कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होती है जो डिजीज होने से जस्ट पहले दी जाती है। डिजीज होने से जस्ट पहले, मतलब इसको बोलते हैं बिफोर प्रायर टू डिजीज। बिफोर डिजीज, जस्ट डिजीज होने से पहले, मतलब डिजीज को बचाने के लिए जो दी जाती है वो हमारी प्राइमरी। और इसमें हमारे सबसे पहली जो चीज आती है वो आते हैं स्पेशल इंटरवेंशंस और हेल्थ एजुकेशंस, लाइक हैंड हाइजीन, ठीक है, हेल्थी इम्यूनिटी फूड्स, वैक्सीनेशंस। Health education and vaccination comes under the primary preventions. Secondary prevention, secondary early diagnose करने के लिए, मतलब डिजीज हो चुकी है। डिजीज क्या हो चुकी? इसमें अभी हुई नहीं है, इसमें डिजीज हो चुकी है, उसको फटाफट डायग्नोज करने के लिए वही कौन सी है? तो हमेशा कैंसर हो रखा था जब भी तो पेप स्मीयर करवाया,
कि कंफर्म करने के लिए क्या सर्वाइकल कैंसर ही तो नहीं हो गया है। तो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट आए, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट आए, MRI, CT स्कैन, पैप स्मीयर, सब किसके प्रिवेंशन है? और सेकेंडरी में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पेपर में 3-4 बार आए हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, पैप स्मीयर टेस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ। तीनों पॉइंट ना गोट के दिमाग में घुसा लो आज ही, तीनों किसके, इधर देख लो, जान दो, मेरा नहीं कोई भी मूवमेंट और सारे नू ज़्यादा खबाड़ इतना लंबा खड़ा है। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस उसने ना है, डिस्टर्बेंस थारे दिमाग में है हीरा। तो 3 चीजें हैं, समझ में आया? सबसे पहला कौन सा है? प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल में एग्जांपल कौन सा रखो? बुढ़े का और बेटे लड़के वाला, ठीक है। नॉर्मली कोई भी दे सकता है, बेटा दूध पी लिया अगर हड्डी बनाएगी तो मजबूत होएंगी, नॉर्मली कोई भी दे सका है। बेटा दूध पी ले चोटी बढ़ेगी, चोटी बढ़ाएगा दूध पीते हैं न कम कह जाए कहते, क्या कहते ना बचपन में बालका ने, बेटा दूध पी ले चोटी बढ़ेगी ऐसा होता है क्या? होता है, फिर कहते क्यों है? नहीं होता तो बढ़ती होगी, बोलते थे ना ऐसे, बेटा दूध पी ले हड्डी मजबूत होगी। तो एक नॉर्मल सी बातें जो बोल देते हैं, नॉर्मल सी हम जो बातें करते हैं वो सारी किस में आती हैं? प्रीमोर्डियल में आती हैं। बेटा ऐसे ठोकर मारता हुआ मत चल, पैर के चोट लग जाएगी, जूता फट जाएगा तेरा, प्रीमोर्डियल है। स्कूटी आराम से चलाया कर भाई, प्रीमोर्डियल है। वेरा जब पड़ सका है स्कूटी से चला हुआ तो ये नॉर्मल से हैं। फिर कौन सी आई? डिजीज होने से जस्ट, इसमें हम मोस्टली हम हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड वैक्सीनाइजेशन। क्या क्या चीज आती है इसमें? फिर कौन सा आया? अर्ली डायग्नोज करवाने के लिए, मतलब डिजीज इसमें ऑलरेडी हो चुकी हो, उसको फटाफट डायग्नोज करें ताकि ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो सके। जैसे कि पैप स्मीयर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में जब आपका स्टेज डिजीज बहुत ही सीवियरिटी लेवल पे पहुंच गई है, किस लेवल पे पहुंच गई है? सीवियरिटी लेवल पर पहुंच गई है। जैसे कि मान लो एक एग्जाम पेशेंट था, दारू पी रखी थी और ट्रेन के नीचे आ गया, बच तो गया पर पैर कट गया। पैर कटने के बाद हम क्या लगाते हैं? उसको नकली टांग लगा देते हैं, प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्रोस्थेसिस। तो प्रोस्थेसिस इज अ टाइप ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन, मतलब कि वो कम से कम अपनी नॉर्मल चल फिर हो सकता है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, कोई बंदा दारू पीता है ज़्यादा, उसको नशा मुक्ति केंद्र में फेंक देते हैं, छोड़ ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, किस में फेंक दो? रिहेबिलिटेशन सेंटर में फेंक दो। तो वो कौन सा है? टर्शरी प्रिवेंशन। कोई मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है, अपनी खुद की भी नॉर्मल सेल्फ केयर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, उसको प्रेयर करना, हाथ धोना, ये नॉर्मल चीज़ें सिखाना, तो हम उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल देते हैं। तो ये हमारे कौन से प्रिवेंशन है? आए समझ में? मन ने बेरा नहीं था, आए ना आए, बट मन ने समझा दिया बहुत अच्छे थे। ये मेरा काम नहीं था बट फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या था? सेकंड, थर्ड, फिर हमने क्या देखा? कहाँ से लेते हैं? अडल्ट में टर्नम या बच्चों में कहाँ से? पोस्टीरियर टिबियल कोंडाइल्स बोलते हैं बेटा, टिबिया कोंडाइल्स, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टडी पढ़ी? साइटोलॉजिकल में कौन सा आया? पैप स्मीयर टेस्ट। LFT करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर का कैंसर होगा तो LFT वगैरह कराओ, CBC वगैरह कराओ, उसके CT स्कैन कराओ, रेडियोग्राफीज कराओ, एक्सरे वगैरह कराओ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमने जो लास्ट जो पॉइंट था वो था हमारा स्कोपीज। लास्ट वर्ड क्या था? देखो स्कोपीज के अंदर
सबसे पहले तो आपको बहुत सारी स्कोपी पता होनी चाहिए। स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन करना। स्कोपी का मतलब क्या होता है रे? कोई भी जीआई का कैंसर हो रहा होगा, कोई भी जीआई के कैंसर के लिए हम एक सबसे मेन स्कोपी करते हैं जिसको तुम बोलते हो बेटा करते हैं ना एंडोस्कोपी। किसके लिए करते हैं? एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ और अंदर के जितने भी जीआई पार्ट्स हैं, इसोफेगस है, स्टमक है, उन सबको क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। मान लो किसी को ब्रोंकस के अंदर दिक्कत है, ट्रैकिया के अंदर दिक्कत है, तो उसको विजुअलाइजेशन करना ब्रोंकोस्कोपी। सिग्मोइड कोलोन के अंदर किसी को दिक्कत है तो कौन सी? सिग्मोइडो रेक्टम के अंदर दिक्कत है, रेक्टोस्कोपी। कई बार पेपर में ऑप्शन नहीं मिलता तो हमें रेक्टोस्कोपी को करने से पहले एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम होता है बेटा प्रोक्टोस्कोप। तो यहीं से इसका नाम चेंज भी कर दिया जाता है, इसको बोल देते हैं प्रोक्टोस्कोपी। कौन सा बोलते हैं? ये सिग्मोइड के लिए था, ये रेक्टम के लिए था। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एंडो समझ में आ गया, ब्रोंको समझ में आ गया, सिग्मोइडो आ गया, रेक्टो आ गया। कोलोन को विजुअलाइजेशन करना, कोलोनो। लैरिंग्स को विजुअलाइजेशन करना, ये फंडा के टॉपिक है, डिटेल आपको फंडा में पढ़ने हैं। यहाँ पे तो हमें ये पढ़ने देखना है कि कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू जी। ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, लैरिंगोस्कोपीज। कल्डोस्कोपी बोलो। इतने सारे नाम के नाम पर थे, ये थारे टाइम टाइम फिस हो गए ना। यही बताओ, जब भी कर दो ब्रोंको का मतलब ब्रोंकस है, उसका मतलब यही बताओ। बोलन के छोड़े ना, यही बताओ। और 4-5 ऐसे वर्ड और दूंगा जब कतिया बोलन का ना छोड़ू थामने में। सुने हैं? ये तो सुन रखा होगा ना, देख कितनी जल्दी बोल रहे हैं। इतनी सारी स्कोपीज होती हैं। चलो कल्डोस्कोपी का एक हिंट देता हूं, एक प्रोसीजर करते हैं बेटा जिसको बोलते हैं कल्डोसेंटेसिस। सुना है? कल्डोसेंटेसिस नहीं सुना? बड़े निकम्मे हो फिर तो तुम। कल्डोसेंटेसिस सुना है? थोड़ा सेंटेसिस सुन रखा है।
एमनियोसेंटेसिस सुन रखा, ये भी बहुत सारी है। सेंटेसिस भी अगर पढ़ाने लगे ना 6-7 सेंटेसिस निकल जाएंगे यहाँ पे। एमनियोसेंटेसिस, थोरासेंटेसिस, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है, एक दो और भी है, पैरासेंटेसिस, कोल्पोस्कोपी और कल्डोस्कोपी। कल्डोस्कोपी होता है बेटा वेजाइना की विजुअलाइजेशन करना, कोल्पोस्कोपी होती है सर्विक्स की विजुअलाइजेशन करना, सिस्टोस्कोपी होती है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सिस्टो बोलते नहीं, सिस्ट वर्ड किसके लिए करते, ब्लैडर के लिए यूज नहीं करते क्या, सिस्टोस्कोपी। और फंडोस्कोपी होता है बेटा उसकी रेटिना की। तो कल्डोस्कोपी किसकी होती है, वेजाइना की, कोल्पोस्कोपी सर्विक्स की, सिस्टो यूरिनरी ब्लैडर की, ऑप्थेल्मो आई की, और फंडोस्कोपी सिर्फ रेटिना की। समझ में आ गया, कर लोगे याद सारी स्कोपी। पढ़ने में इनमें बहुत सारी चीजें हैं, बट एक मात्र ऐसी स्कोपी जो कोई भी कैथेटर आंख के बॉडी के अंदर डाला, बाकी सब में कैथेटर कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर, किस में नहीं जाता, ऑप्थेल्मो भी नहीं जाता। बट ऑप्थेल्मोस्कोपी बहुत कम यूज करते हैं वर्ड फंडोस्कोपी, क्योंकि रेटिना को तो विजुअलाइज करना होता है। तो एक मात्र ऐसी स्कोपी जिसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, विजुअलाइज, मतलब अंदर कैथेटर डाल के नहीं देखते, बाहर से ही करते हैं, उसको हम कौन सी स्कोपी बोलते हैं, फंडोस्कोपी उसको बोला जाता। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, पक्का। तो हमने सबसे पहले हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े थे, डायग्नोस्टिक टेस्ट में बायोप्सी याद रखनी है, ये तो ऐसे पॉइंट है जो तुम्हें याद रहने चाहिए। बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, बायोप्सी इज द कंफर्मेटरी, फिर बोन मैरो बायोप्सी, उसके बाद अडल्ट में कौन सा, मेल बच्चों में कौन सा, उसके बाद मैंने साइटोलॉजिकल स्टडी बताई, पेप्समियर, बाकी क्या क्या, सीबीसी करा लो सर, रेडियोग्राफी करा लो, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह ये कराते हैं सर, उसका एलएफटी करा लो क्योंकि लीवर का टेस्ट पता चल जाएंगे सर। उसके बाद हमने देखा सीटी स्कैन करा लो। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन मंजू, सिटी, एसटी पे थोड़ी पूछिए, सिटी पूछा, हम सारे दिन सिटी सिटी करे जाओ, सिटी की फुल फॉर्म बताइए। और हाँ जी सुष्मिता रानी, हमने तो मैं ये छोटे छोटे वर्डा में उड़ दूंगा हमारे, हाँ सारे दिन सिटी सिटी करे जाओ, जी सिटी स्कैन करवा दिया, सिटी स्कैन करा दिया, सिटी की कहते फुल फॉर्म सोचिए, पेपर में आई थी सिटी स्कैन की फुल फॉर्म, बहुत सारी है बेटा, बहुत सारी है। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है निकम्मो, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, टोमोग्राफी नहीं टोमोग्राफी स्कैन, सिटी स्कैन, टोमो सिटी के पास ग्राफी थोड़ी लिख रखी है, किसने बोली थी ग्राफी, तने बोली थी, तने बोली थी ये चीजें याद होनी चाहिए, सुन लो एक बार, इसी के बाद लिख लेना, ठीक है सारी। हाँ याद पाओगी। इकोकार्डियोग्राफी कौन से ने बोली है यार, इसे कैन पे झपेट मारूं मैं खींच के, इको है यार, निकम मैं ब्रेन के लिए है या अर्ट के लिए नहीं होती इजी। हम ये छोटे छोटे आंसर भी गलत करके फिर कोड़े तो भाई तो दिखाइए और पक्का ऑप्शन में इकोकार्डियोग्राफी देगा, पक्का देगा एग्जाम में, देख लियो। हमने तो पढ़ा मार दूंगा इसे वर्ड, तो इसे 3 और लिखूंगा। हाँ बताओ, ये एमजी पेपर में आया था और अभी रिसेंटली आया था, कोई सा एम्स के अंदर ही था, अभी रिसेंटली का ही पेपर था। हाँ भाई विकास,
एम से क्या हो सकता है? नहीं पता सर। एम से होती है निकम्मो मसल, एम से मसल्स, मसल्स के अंदर भी तो कंडक्शन चलता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एम से मसल, मसल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हाँ इसने क्या कहो ये आशा है। एंड से क्या पढ़ाया था? लिखवा चुका हूँ ये भी। नेफ्रो, नेफ्रोन के बीच में कंडक्शन चला गया। ये लिखवाया मैंने ये वर्ड आप लोगों को, चाहे मैंने कहीं पे भी लिखवाया, जरूर लिखवाया था ये मैंने। और मैंने तुम्हें ना एक्टिंग भी करके दिखाई थी उस टाइम पे मैंने अपनी क्लास में तुम्हें। नहीं याद तुम लोगों को। इलेक्ट्रो निस्टैग्मोग्राफी, व्हाट इज निस्टैग्मस? लिखवाया है, लिखवाया, कति लिखवाया, मेरे याद है। और मैं उसी दिन मैंने तुम्हें एक वर्ड बोला था, मेरे को अभी याद आ गया वो क्लास में। मैंने उस टाइम पे तुम्हें ये बोला था कि मैं ये तुम्हें ना बहुत सारी ऐसी टर्म्स लिखवाऊंगा। मेरे को याद है वो वर्ड, मैंने उस दिन पता नहीं कोई टॉपिक क्या स्टार्ट हो गया, मैं उस दिन ये पॉइंट लिखवाने थे मेरे को, मैं भूल गया, बट मेरे को आज याद आ गया ये। वो उस टर्म के साथ ये निस्टैग्मस वर्ड आया था। व्हाट इज निस्टैग्मस? देखो मैंने तुम्हें ये भी करके दिखाया था। वेरी गुड, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ आई, वेरी गुड सुष्मिता, बताया था ना। और मैं तुम्हें यूं करके भी दिखाया था, यूं आंख में यूं घुमा घुमा के, जिस पे तुम्हें उस टाइम में दो वर्ड पढ़ा रहा था निकम्मो, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो जो तुम्हारे कंट्रोल में, और इनवॉलंटरी जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये वर्ड पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, उस दिन नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था, ठीक है। तुम्हें पता नहीं याद आते नहीं आते, मेरे को जरूर याद आते हैं कि मैंने किस दिन क्या पढ़ाया था और क्या बताना था उस दिन। तो इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रो निस्टैग्मोग्राफी। वेरी गुड। क्या होती है? यू अल्ट्रासाउंड ना लिखाइयो, अल्ट्रासोनोग्राफी। सारे टेस्टों की ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तुम लोगों को। प्रीति, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई? निशा, पता होनी चाहिए, पेपर में आती है। हाँ जी मीना जी, मीना रानी बड़ी शानी। या विकल्प से बताइए जिसने इमेज बोला है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, इमेज नहीं होता। ये होती है एक्चुअल फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। एबीजी, आर्टियल ब्लड गैस। ये सारे टेस्टों का हमें पता होना चाहिए। सीबीसी तो सबको पता ही होगा। कंप्लीट ब्लड, लिख लोगे खुद सीबीसी की, खुद से लिख लेना। ये नॉर्मल टर्म्स आपको हर टाइम पे याद रहनी चाहिए ही चाहिए। इनमें से कोई सा भी पेपर में भाई ईसीजी
मैंने कर लिया अटेम्प्ट ईजी मैंने कर रखा है, ये जितने मैंने कर लिख रखे ना ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं और तुम्हारे पेपरों में भी आ सकता है कोई सा भी एक पॉइंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ना पता हो उस टाइम पे। तुम्हें जब तुम हर एक चीज़ पढ़ोगे जब भी कभी सिलेक्शन ले सकते हो, जब भी तुम उस 45 में से 40 से ऊपर क्रॉस कर सकते हो। एक भी वर्ड तुमने स्किप किया तो वहीं दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। हेडिंग डाल दो बेटा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया सारा कि कौन सा चीज क्या है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं सबको समझ में आ गया? तो तुम्हें मैं हर दिन आता हूं तो हर दिन कुछ नया पढ़ा के जाता हूं, तो उनको याद करा करो। तुम ये मत सोचा करो कि छोड़ दो, पेपर में आ जाएगा कोई सा वर्ड फिर कहोगे कि सर ये तो बताया नहीं था। मैं सारी चीजें बता के चलता हूं। हेडिंग डालो सबसे पहले बायोप्सी। वेरी गुड गुज्जर, पिंकी, प्रीति, मोनिका। भाई दो बच्चे डेमो ले रहे हैं, कौन कौन से थे? कुसुम और रविंदर, कुसुम एंड रविंदर। जितेंद्र, सॉरी रविंदर नहीं जितेंद्र। जितेंद्र यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकता है भाई। और कुसुम भी। स्टार्ट करो भाई लिखना। इसमें सारे नोट्स नहीं लिखे हुए, कुछ मेरे को भी लिखवाने हैं, ठीक है? जो तुम्हें बोलूं वो इसमें है, कुछ ऐसे हैं जो ये कल्डोस्कोपीज व स्कोपीज इसमें नहीं लिखी हुई, वो आगे वाले पॉइंट नहीं लिखे हुए, वो मैं अलग से लिखवाऊंगा तुम लोगों को। क्या जी? हाँ ये तो लिखना है, ये समझाई नहीं थे क्या? पूरा लिखना है ये। सारा लिखना है बेटा, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। जो एक्स्ट्रा लिखवाने का वो मैं तुम्हें बता दूंगा जो लिखवाना है। यहां तक कोई दिक्कत है तो भाई बता देना मेरे को, ऑनलाइन वाले। कितनी बायोप्सी बताई थी? 3, इंसिजन, नीडल और एक्सीजन। तीनों के बारे में लिख देना हेडिंग डाल डाल के। वेज का मतलब अगर किसी को मतलब ना पता हो, वेज का मतलब हिंदी में लिख लेना टुकड़ा, किनारा, ठीक है? वेज का मतलब क्या होता है? किनारा या टुकड़ा। जैसे मान लो इतना बड़ा कैंसर है, उसमें से एक छोटा टुकड़ा निकाल लेंगे, उसका किनारा निकाल लेंगे, उसके उसको बोलते हैं इंसिजनल, कट करके छोटा। और पूरा निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा? एक्सीजन कहलाएगा। टुकड़ा कट किया पूरे में से तो इंसिजन कहलाया, और पूरा निकाल लिया वो तो एक्सीजन कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है।
5 मिनट का ब्रेक ले लो भाई तुम, फिर उसके बाद